वेलकम टू जेनेट क्लासेस। ये जो क्लास है वो ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही है। ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले मैंने आपको 11 क्लासेस दे दिया है। उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है वो कॉन्सेप्ट को कवर किया है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर आपने नहीं सीखा, इसका मतलब कि आप 30 से 40% ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब सीधे से मैं कहूँ तो ज्योमेट्री का जो 30 से 100 में से जो 30 से 40% पोर्शन होता है वो सीधे आपका सिमिलैरिटी पे बेस्ड होता है। अगर आपको सिमिलैरिटी नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आपको ज्योमेट्री से या फिर एडवांस मैथ से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स को अगर आप रेगुलर देख लेते हो 1 से 2 बार तो आपका जो फियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी आखिर है क्या? तो सिमिलैरिटी सिंपल से डिपेंड करती है दो चीजों पे। सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है आपके साइज पे और दूसरा डिपेंड करती है आपके शेप पे। शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। अगर सिमिलैरिटी को हिंदी में कहूँ तो इसे हम लोग समरूप कहते हैं और समरूप का मतलब ये आपको चल रहा होगा पता कि जो दो चीजें इक्वल हो, देखने में इक्वल हो, उनके शेप इक्वल हो, उनके साइज इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो तो उसका जो साइज है वो डिफरेंस चलेगा, छोटा चलेगा, बड़ा चलेगा। अगर वो साइज में बहुत ही छोटा है और वो शेप में बहुत ही ज्यादा साइज में बहुत छोटा है, उसका साइज में मान लो बहुत बड़ा है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। अगर शेप की कंडीशन की बात की जाए तो शेप दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर सिमिलैरिटी की बात होती है तो आपको सिंपल से माइंड में ये बात आना चाहिए कि सिमिलैरिटी मतलब होता क्या है। मतलब कि दो चीजों को आपको एक साथ लेके उसका रंग को, उसका रूप को इक्वल किया जाता है, सिमिलर किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सिमिलर को डिफाइन करते हैं। अब सिमिलर को ज्योमेट्री के केस में कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ। तो लेट करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका दूसरा स्क्वायर है। मैं आपसे पूछूंगी कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो सिंपल से आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों सिमिलर है और रियलिटी में भी ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है। अब ये कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। सिमिलर का जो डेफिनेशन है वो है कि दोनों का जो शेप है वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों का साइज अलग अलग होना चाहिए, छोटा बड़ा मोटा नाटा कुछ भी चलेगा। ये आपका क्या है, छोटा है और ये आपका बड़ा है, यानी कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब शेप की बात की जाए, शेप दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक सर्कल दूं और ये दूसरा सर्कल दूं और ये आपका सेंटर है तो आपसे पूछा जाए कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, तो बिल्कुल सिमिलर है। साथ में शेप में थोड़ा बहुत, साइज में आपका थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहा होगा लेकिन शेप दोनों का सेम है। अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं ड्यू टू साइज दोनों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन शेप क्या है, दोनों का सेम है। क्लियर है? यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपके एग्जाम में के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में ही बताया गया है, उसी से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात चल रही है तो दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल और ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका डी है, ये ई है, ये आपका क्या है, एफ है। ठीक है, लेट करते हैं कि ये जो साइड है वो आपका 60 डिग्री है और ये साइड आपका 40 डिग्री है और ये साइड आपका कितना है, 80 डिग्री है। सेम यही इसमें भी करते हैं, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसके दो एंगल इक्वल हो, दो एंगल अगर इक्वल हो तो क्या होंगे, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इसे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो जो ट्रायंगल होगी वो आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी, आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि एंगल ए इक्वल किसके है, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल किसके है, एंगल ई के, एंगल सी इक्वल किसके है, एंगल एफ के, यहाँ पे इक्वल है। ये जो एंगल है वो क्या है, आपस में इक्वल है और इसे एक नाम दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ए है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, बी आपके ई के, और जो सी है वो आपके एफ के इक्वल है। ये 60 है, ये भी 60 है, ये 40 है, ये भी 40 है, ये 80 है, ये भी 80 है। ठीक है, अब एक और बहुत ही अच्छा सा चीज आपको ध्यान रखना है जो कि आपके आगे की क्वेश्चन में बार बार यूज होंगे, वो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो ए बी है वो क्या है, किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डीई के कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो आपका ए सी है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डी एफ के कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो आपका बी सी है वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, ई एफ के कोरिस्पॉन्डिंग है। तो ये जो साइड है आपस में कोरिस्पॉन्डिंग होंगे और प्लस आपस में इक्वल भी होंगे। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बात क्लियर है। अब इसमें से मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर किसके होगा, किस किस ट्रायंगल के होगा, ट्रायंगल किसके किसके होगा, डी ई और एफ के, डी ई और एफ के। ये तो हुई जो हुई आपकी सही चीजें, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो एंगल ए बी सी सिमिलर लिखते हो एंगल ई डी एफ के, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि देख रहे होंगे कि आपका ए का एंगल बी के बराबर है और जो बी का एंगल ई के बराबर है और एंगल सी है वो एफ के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया है, तो ये चीजें आपकी गलत हो जाएगी। आपको ये देखना है, तो यहाँ पर से आप सिंपल से आप साइड ही निकाल सकते हो। ए सी किसके बराबर हो रही है, डी एफ के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, बी सी किसके बराबर हो रही है, ई एफ के बराबर, और जो ए बी है वो किसके बराबर हो रही है, डी ई के बराबर हो रही है। तो आई होप कितना कोई भी ऐसा टर्म है जो कि समझ नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर से दो फिर से सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। आपके दो सिमिलर ट्रायंगल है, ए है, बी है, और ये क्या है, सी है, और ये डी है, ये ई है और एफ है। लेट करते हैं कि ये जो A है वो D के इक्वल है एंगल, और ये जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल ये जो C है वो F के इक्वल है। क्लियर है। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं BC किसके इक्वल होंगे, EF के, EF के इक्वल होंगे। AC किसके इक्वल होंगे, DF के, और जो AB इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा। ये तो साइड इक्वल हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें इक्वल होती है, जैसे कि आपने इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका आपने हाइट, ये से हाइट भी कर लो, परपेंडिकुलर जो भी करना है कर लो। लेट करते हैं कि ये आपका H1 हाइट है और ये आपका क्या है, H2 है। तो हमारा जो H1 और H2 है वो भी साइड के इक्वल ही होगा। अब जो तीसरी चीजें आती हैं, हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये आपका दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसके कि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, डी है, ये ई है, ये एफ है। अगर इसके आप एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो ये भी आपके क्या होंगे, एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। आपके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर फर्स्ट और जो एंगल बाइसेक्टर सेकंड होगा, बाइसेक्टर सेकंड, ये फर्स्ट है और ये जो सेकंड है वो भी इक्वल होगा। अब जो अगली चीजें आती है, मीडियन भी आपस में इक्वल होगी। अब मीडियन किसे कहते हैं, अगर आप कोई साइड से, अगर कोई एंगल से आप साइड पे क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, और जो उसका लाइन है वो हाफ डिवाइड होता है, ये आपका मीडियन होता है। ये आपका क्या होता है, मीडियन होता है। तो आपका जो मीडियन है, जैसे कि मैं इसे डिनोट करती हूँ कि ये आपका M1 है और ये आपका मानते हैं कि M2 है, तो M1 क्या होगा, M2 के बराबर होगा। ठीक है, आपस के साइड, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन आपस में इक्वल होंगे। और आपका जो पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर, ABC का जो पेरीमीटर है, और जो ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। अब आपका जो इन सर्कल है, इन रेडियस है, इन रेडियस भी आपस में इक्वल होंगे, इन रेडियस भी आपस में इक्वल होंगे। इन रेडियस का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। लेट करते हैं कि ये आपका ट्रायंगल है,
ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, ये भी आपका ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर आप किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ते हो, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है। ये आपका क्या होता है, इन सर्कल होता है। और इसके जो रेडियस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। ये आपका R1 है, ये R2 है, तो आपका R1 R2 भी बराबर होता है। अब हम लोग अगर इसके वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसके वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सर्कल है उसे हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। और जो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है उसे हम लोग लेट करते हैं, ये कैपिटल R है और ये क्या है आपका कैपिटल R2। तो यहाँ पे जो R1 और R2 होगा वो भी इक्वल होगा। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ये आपका क्या है, लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। जो स्मॉल r है वो क्या है आपका इन रेडियस है, और जो कैपिटल है आपका वो क्या है, सर्कम रेडियस है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के साइड, corresponding हाइट, corresponding एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, पेरीमीटर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। बात क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक चीजें और बताऊंगी जो कि होगा एंगल। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि लेट करते हैं कि ये आपका क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका एक और ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, ये है आपका डी, ई और एफ है। ठीक है, लेट करते हैं कि ये आपका थीटा है, तो ये भी आपका थीटा है। एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसमें से मैंने आपको बताया है कोसाइन रूल, बस कोसाइन रूल लगाएंगे। हाफ इंटू जो एंगल है उसके आमने सामने का प्रोडक्ट यानी कि ए बी इंटू ए सी और साइन थीटा। उसके बाद करेंगे हाफ इंटू क्या करेंगे, थीटा के आमने सामने का यानी कि जो डीई है इंटू क्या है, डीएफ है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए बी अपॉन क्या है, डीई है, इक्वल किसके है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर से इक्वल हो गया। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपका सिंपल सी बात है, पहले बताया है कि जो थर्ड साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल ही हो जाएगी। अगर आप इन साइड का स्क्वायर करते हो, जैसे कि ए बी का स्क्वायर करते हो, डीई का स्क्वायर करते हो, इक्वल करते हैं ए सी आपका डी एफ के स्क्वायर है बराबर बी सी स्क्वायर करते हैं ए एफ के। तो यहाँ पर से आपको क्या पता चला कि अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है सिमिलर ट्रायंगल का, तो वो इक्वल किसके होगा, उस ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के। यहाँ पर से हम लोग देखेंगे थेल्स थ्योरम। इस पे बेसिक बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बीपीटी, मतलब कि बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, उसके लिए ये थ्योरम का निजात किया गया है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है बात। इसमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये डीई, और ये डीई हमने जो ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल किया है, बीसी के पैरेलल किया है। यहाँ पे लिख देना चाहिए कि जो लाइन डीई है वो मैंने ड्रॉ क्या किया है, बीसी के पैरेलल क्या किया है, बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, बीसी के पैरेलल खींचा है। ठीक है, बीसी के पैरेलल खींचा है। तो अब यहाँ पर से एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि जो एडी होगा, एडी और डीबी का रेशियो इक्वल किसके होगा, एई अपॉन इसी का इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको माइंड में रखना। मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये वाला साइड एडी इक्वल, एडी रेशियो क्या, डीवी और ए रेशियो ईसी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आप एक चीज और देखिए, जैसा जैसा ट्रायंगल बोल रहे हैं उस ट्रायंगल पे ध्यान देना। ट्रायंगल ए डी और ई, छोटा वाला ट्रायंगल,
किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल किसके? ए बी सी के सिमिलर होगा। अब ये कैसे होगा ये बताती हूँ। लेट करते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से। मैंने बताया था आपको कि अगर दो लाइन कट कर रही है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों होगा? सेम अल्टरनेट एंगल से। और ये जो एंगल है ए है वो दोनों में कॉमन है, तो तीनों एंगल क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो सिंपल से ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि AD अपॉन क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे AB। AE अपॉन क्या हो जाएगा? AC। और इक्वल क्या होगा? DE अपॉन में क्या हो जाएगा? BC इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये निकल गया। क्लियर है? अब अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का और आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल से मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायंगल निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर दो। तो सिंपल से यहाँ पे आपको साइड दिख रहा होगा, बस इसी का आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर से भी आपको सिंपल से वही चीजें करनी है जो कि मैंने पहले आपको बताई है। AE अपॉन क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू DE अपॉन BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर से आपको ये चीजें निकल के आ गई है। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे वो सीखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कि थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रमानुपात यानी कि जो उल्टा होगा वो सीखेंगे। उल्टा वाला भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो क्या कहता है कि मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका और क्वेश्चन में आपको बोल देगा जैसे कि ABC है और यहाँ पे लाइन दिया हुआ है D है और ये E है। क्वेश्चन में बोल देगा कि इफ AD अपॉन क्या है? DB है इक्वल किसके होगा? AE अपॉन किसके? EC के। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो सिंपल से आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपका जो DE है वो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा BC के। यही आपका थेल्स थ्योरम का उल्टा है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसकी जो साइड है जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, तो जो उसके आमने सामने के जो लाइन होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट करते हैं कि ये आपका क्या है? ट्रायंगल है। ये आपका क्या है? A है, ये B है और ये क्या है? C है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि AB के मिड पॉइंट यहाँ पे डी कर रही हूँ और AC का लेट क्या है कि ये E है और ये दोनों मिड पॉइंट है। ये क्या है? AB का मिड पॉइंट है, इस साइड को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और ये है जो भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि D and E is a midpoint of AB and AC respectively। तो यहाँ पर से आपको एक बहुत ही कॉन्सेप्ट सीरियस सा निकलता है कि जो DE होगा वो पैरेलल किसके होगा? BC के पैरेलल होगा। ये पर से जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो क्या आता है कि जो आपका DE होगा वो किसके हाफ होगा? BC के क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिक क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट का एक कन्वर्जेंस भी आता है जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कन्वर्जेंस है क्या? मान लो कि आपको दे देगा कि एक ट्रायंगल है, इफ एनी ट्रायंगल ABC, ठीक है, और उसको क्या आपको कह दिया जाएगा कि आपका जो DE है वो क्या है? पैरेलल किसके है? BC के पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आपका जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के पैरेलल हो जाएगा और जो DE है वो क्या होगा? AB और AC का मिड पॉइंट होगा। तो इसे लिख देती हूँ थोड़ा सा आपको स्टेप में ताकि आपको अच्छे से बाद में क्लियर हो। इफ D is the midpoint of AB a line DE is drawn parallel
पैरेलल टू किसके, BC के। देन क्या, देन जो E होगा या फिर जो D होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट किसके होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा किसके, आपका AC के मिड पॉइंट होगा। AC के क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब कि आपको दिया हुआ रहेगा इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अगर D आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है AB पे और अलाइन्ड इज DE, DE है जो ड्रॉ किया गया है BC की पैरेलल, तो उस कंडीशन में जो E है वो क्या है, E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का व्युत्क्रमानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इस पे बेसिक 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC PQR are 78 cm 46.8 cm respectively. If PQ is 11.7 then AB की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई भी नीड नहीं है, फिर भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है, और ये आपका जो दूसरा है वो क्या है, PQR है। क्या है, PQR है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ 78 और इसका पेरीमीटर दिया हुआ 46.8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये है 78 और ये क्या है आपका 46.8, और ये इक्वल किसके, एक साइड दिया हुआ है आपका कौन सा, PQ साइड दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है 11.7, PQ क्या दिया हुआ है, 11.7 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, P और A और B की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और यहाँ पर से आपकी AB की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 90.5 सेंटीमीटर यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके हैं, QPR के। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे ABC PQR के सिमिलर नहीं है, QPR के सिमिलर है। इस स्टेटमेंट को आपको माइंड में रखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। AB 8 दिया हुआ है, BC 12 दिया हुआ है, AC 6 दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 16 और 25, और RQ की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो ले लेते हैं। ये ABC है और ये क्या है, रेशियो किसका लेते हैं, PQR का रेशियो ले लेते हैं। ये आपका 16 है और ये आपका 25 है, यानी कि यहाँ पर से 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। हमें निकालना किसको है, RQ को निकालना है। तो RQ को निकालना है तो RQ को सीधे से नीचे करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये RQ है और ये AC है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। AC आपका दिया हुआ है 6, यहाँ पे 6 देंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, RQ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप काफी इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC D and E is the 2 point on side AC and AB respectively। एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ये आपका है, ये A है, ये B है और ये आपका क्या है, C है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि D AC पे, D आपका क्या है, AC पे है, और जो E है वो आपका कहाँ है, AB पे है, E आपका AB पे है। सच दैट एंगल DADC, यानी कि जो एंगल ADB है, एंगल AD और B, यहाँ पे एंगल ADE होगा, ADB नहीं, ये एंगल ADE है। ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल B के बराबर, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ये एंगल क्या है, आपका कॉमन एंगल है, तो अगर ये एंगल कॉमन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका दोनों हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके 2 साइड दी हुई है तो तीसरा साइड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जो दिया हुआ है इसका मेजरमेंट वो लेते हैं। AD दिया हुआ है आपका कितना, 7.6 सेंटीमीटर, AE आपका दिया हुआ है 7.2, BE आपका दिया हुआ है 4.2, और आपका BC कितना दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, और DE की वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि ये दोनों है जो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं किसके, यानी कि DE क्या हो जाएगा 8.4, और इनके साइड को इक्वल कर देते हैं।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो आपको तो इसके सामने की साइड दिख रहे होंगे, लेकिन इसके सामने की साइड यहाँ पे मिसिंग है, तो इस एंगल को हमको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम और दूसरा अगर एंगल ले लेते हैं जिसका की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बहुत ज्यादा परेशानी मुश्किल फंस जाएंगे, क्योंकि आपको एक एंगल जाहिर पहले से ही पता नहीं है। तो कुछ ऐसे एंगल को लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। तो अगर अल्फा के सामने देखते हैं छोटे ट्रायंगल में, तो आपका कितना दिया हुआ है, 7.6 दिया हुआ है। और अगर बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने देखते हैं तो बड़े ट्रायंगल में आपका अल्फा के सामने क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब 11.4 और जैसे आप क्रॉस करके कट कर लीजिए तो सिंपल से आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर एक बार क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, मैं गारंटी करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके और जो पार्ट है वो चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अर्थमेटिक की क्लास में मिल जाएगी, इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, आपको करंट अफेयर्स, जितने भी आपके एग्जाम से लेकर के रिलेवेंट है, जैसे कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, रिसेंट जो एग्जाम आने वाला है सीपीओ उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपके जो एग्जाम के नंबर है वो बिल्कुल बूस्ट हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।